बिल्किस बानो भारतीय गणतंत्र में व्याप्त असहिष्णुता का नवीनतम प्रतीक है। ये बदलाव एक माध्यम भी है क्योंकि उन्होंने डर का मुंह नहीं छुपाया। तात्कालिक तौर पर डर को लेकर उनकी प्रतिक्रिया से विचलित न होकर समाज को उनकी सुरक्षा का भार स्वयं पर ले लेना होगा। हमें ये भी समझना होगा कि ये निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है और यदि यह निर्णय सामाजिक या न्यायिक दोनों ही प्रक्रियाओं में वापस नहीं हो पाता है तो ये भारत के मनुस्मृति से संचालन की दिशा में पहला कदम साबित होगा। इसकी आहट इस कांड में सजा याफ्ता ब्राह्मणों को सच्चारित्र होने का प्रमाण पत्र देने से शुरू हो चुकी है। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था यानी सामूहिक दुष्कर्म, उनकी आंखों के सामने उनकी 3 साल की लड़की को पत्थर पर पीटकर, जैसे किसी कपड़े को धोते समय पत्थर या फर्श पर पीटते हैं, उसी तरह से मार डाला और 14 अन्य रिश्तेदारों को भी मार डाला। याद रखिए, बलात्कार के समय बिल्किस को 5 माह का गर्भ था। ये सब करने वाले उसी गांव के लोग थे। उसमें से एक वकील है, एक डॉक्टर है, कई गांव के दुकान चलाता था, वगैरह वगैरह। बिल्किस ने लंबी यातनाएं दाई, कानूनी लड़ाई लड़ी, एक एक दुराचारी को पहचाना, उसने सजा दिलवाई, परंतु एकाएक जैसे सब कुछ बदल गया। एक तरफ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से नारी सम्मान का उद्घोष कर रहे थे, उधर दूसरी तरफ गुजरात में उस घोष की महज अनसुनी नहीं की गई बल्कि उससे भी ऊंची भयानक अश्लील चिंगाड़ के साथ बिल्किस और उसके परिवार के ऊपर अत्याचार करने वालों को माफ़ी दे दी गई। उनकी सज़ा खत्म कर दी गई। जेल से बाहर आने पर इन शूरवीर बलात्कारियों का मिठाई खिलाकर स्वागत हुआ। सम्मानपूर्वक उनके पैर छुए गए, उनका तिलक किया गया, हार पहनाया गया। ये भगत व सम्मान भारत की आत्मा पर पिछले 5000 वर्षों में लगी सबसे भयानक चोटों में से एक है। इस घटना की निंदा के लिए जितने भी शब्द दिमाग में कौंधे व हल्के मामूली पड़ रहे थे, नाकाफी महसूस हो रहे थे। इस निर्णय की भयानकता, विभत्सता व निर्जलता को ठीक से व्याख्यायित नहीं कर पाते। लिहाजा पहले हिंदी शब्दकोश तलाशा, फिर अंग्रेज़ी शब्दकोश, इसके बाद अंग्रेज़ी थियारस और फिर हिंदी थियारस। कोई भी शब्द ये व्याप्त नहीं कर पा रहा जो कि गुजरात सरकार के इस निर्णय से ध्वनित हो रहा है, संप्रेषित हो रहा है। शब्दकोशों की अपूर्णता का भान पहली बार हुआ और यह भी समझ आया कि दुख और दर्द को अभिव्यक्त कर पाने की भी सीमा होती है और उसके बाद उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्किस बानो का कहना है कि क्या उनके लिए न्याय का अंत हो गया। निर्भया बलात्कार कांड के बाद जो जन आक्रोश उठा था, उसने भारतीय लोकतंत्र में जन भागीदारी के प्रति आशा जगाई थी। निर्भया की मृत्यु हो गई थी, बिल्किस अभी जिंदा है। अन्याय, अत्याचार, वहशीपन व दरिंदगी की साक्षात गवाह है वो, परंतु भारत चुप है। सिवाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व वामपंथी दलों के किसी अन्य दल की तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आम आदमी पार्टी की भी नहीं, जो कि स्वयं को गुजरात की महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बता रही है। इस पूरे मामले के कानूनी पहलू उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सामाजिक चुप्पी। कानूनी लड़ाई तो बिल्किस ने अकेले के बल पर जीत ही ली थी। तब भी सत्ता उसके खिलाफ थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए याद रखिए, यह जो रिहाई हुई है, यह भारत के 130 करोड़ नागरिकों में से 99.999% की प्रत्यक्ष हार है, पराजय है। याद रखिए, परस्त्री संबंध यदि दोनों सहमति से हो तो भी एक शादीशुदा महिला के लिए तलाक का आधार बन जाते हैं। क्या इन बलात्कारियों की पत्नियों को इनके साथ पुनः जीवन बिताने में घिन नहीं आएगी? इनके बच्चे क्या इनका भी सम्मान करेंगे? जाहिर है, यदि ऐसा होता है और वैसे ऐसा तो हो ही रहा है, तो हमें सोचना होगा कि भारतीय समाज की नैतिकता पाताल से भी नीचे यदि कुछ होता है तो गिरकर वहां पहुंच गई है। बिल्किस बानो भारतीय गणतंत्र में व्याप्त असहिष्णुता का नवीनतम प्रतीक है। वह बदलाव का एक माध्यम भी है क्योंकि उन्होंने डर कर मुंह नहीं छुपाया। तत्कालीन तौर पर डर को लेकर उनकी प्रतिक्रिया से विचलित न होकर समाज को उनकी सुरक्षा का भार स्वयं पर लेना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि यह निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को मूल मंत्र की तरह प्रतिस्थापित करती है। हम इसने समझ जाना चाहिए कि यदि यह निर्णय सामाजिक या न्यायिक दोनों ही प्रक्रियाओं से वापस नहीं हो पाता है तो यह भारत की मनुस्मृति से संचालन की दिशा में पहला कदम साबित होगा। इसकी आहट इस कांड में सजायाफ्ता ब्राह्मणों को सदाचरित्र होने का प्रमाण पत्र देने से शुरू हो चुकी है। उधर मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की आलोचना करने पर भाजपा अपने एक वरिष्ठ नेता को बर्खास्त कर देती है। उनके खिलाफ तमाम थानों में लगातार रिपोर्ट कराई जा रही है। यह अजीब बात है कि यदि कोई भी सीधी सीधी कुछ बात कहता है और यदि वह थोड़ी बहुत आपत्तिजनक भी हो तो संबंधित पक्ष उसका जवाब नहीं देते, बल्कि सीधे पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और पुलिस तुरंत FIR दर्ज कर लेती है।
सभी भारतीयों को और उनमें भी महिलाओं को ये समझना होगा कि वे भले ही किसी भी धर्म, संप्रदाय, समुदाय या आर्थिक पृष्ठभूमि की हो, उन्हें 2M दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो या चंबल घाटी, महिलाओं को कहीं भी प्राथमिकता नहीं है। बिल्किस बानो प्रकरण पर ना तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया आती है, न महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की। राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी भी डर पैदा कर रही है। वैसे तो आज़ादी के पहले से ही मनुस्मृति बनाम संविधान की बहस शुरू कर दी गई थी। तब भी एक वर्ग था जो ये कह रहा था कि मनुस्मृति के रहते किसी अन्य संविधान की क्या आवश्यकता है। जिन्होंने भी मनुस्मृतियों का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि ये कितनी एक पक्षीय है। इनका मूल अवसर ब्राह्मणों की पक्षधरता, शूद्र व नारी का तिरस्कार भी है। इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है वह यह है कि हम सब लोग बिल्किस बानो वाले मामले में न्याय के लिए न्यायपालिका की ओर अल्पक देख रहे हैं, जबकि यह किसी अकेली महिला या लड़की का मामला नहीं, यह किसी एक परिवार का मामला भी नहीं है और ना ही किसी धर्म विशेष का मामला है। यह मामला भारत के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा है। बिल्किस बानो पर यह हमला रुकेगा नहीं। हमें जान लेना भी ज़रूरी है कि कोई भी राज्य, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी गाँव, कोई भी मोहल्ला और अधिकांश परिवार इस वक्त सांप्रदायिकता और महिला विरोध की चपेट में है। यदि आप गुजरात सरकार के निर्णय के विरोध में कुछ कहते हैं तो तमाम लोगों का गुस्सा उबल जाता है और आप गाली गलौज के शिकार हो जाते हैं। यह भी सच है कि सरकार का यह निर्णय कानून पर भी खरा नहीं उतर पाएगा। इसके तमाम कारण हैं, जैसे जब सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले को नृशंस, पैशाचिक, विभत्स और भयंकर बता चुका है। इसके अलावा उसकी टिप्पणी यह भी है कि इस घटना में बिल्किस के दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी है जो उसे लगातार पंगु बनाए रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि 21 वर्षीय गर्भवती श्रीमती बिल्किस का बार बार सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी 3.5 साल की बेटी को नृशंसता से मार डाला गया। न्यायालय ने कहा कि 2002 के दंगों में उसके परिवार के सभी 14 सदस्य मारे गए। वे दर बदर भटकती रही और अनाथ का जीवन बिताती रही। इसके बावजूद गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि अभी अप्रैल 2022 में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि राज्य माफ़ी को लेकर एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा, तमिलनाडु आदि राज्यों के ऐसे मामलों पर अपनी स्पष्ट राय दे चुका है। गौरतलब बिल्किस बानो मामले में निर्णय देने वाले बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति UD साल्वी ने भी गुजरात सरकार के निर्णय की कठोर निंदा की है। गौरतलब है कि माफ़ी को लेकर केंद्र सरकार की नीति की भी बलात्कार, हत्या, पॉक्सो कानून, अवैध ड्रग्स आदि मामलों में माफ़ी के प्रस्तावों को नकारने की बात कहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण नास्कर विरुद्ध भारत सरकार वाले मामले में ये तय कर दिया था कि राज्य को किसी को भी माफ़ी देने के मामले में निम्न 5 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, क्या अपराध किसी एक व्यक्ति का कृत्य है और इससे समाज पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, क्या भविष्य में पुनः अपराध किए जाने की संभावना है। तीसरा, क्या अपराधी में अपराध करने की क्षमता समाप्त नष्ट हो गई है। चौथा, क्या अपराधी को जेल में रखे जाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। और पाँचवा, सजायाफ्ता के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। हमें यह साफ समझ में आता है कि जिन 11 लोगों ने यह घृणित अपराध किया था वे समाज के लिए आज भी खतरा हैं। गौरतलब है कि माफ़ी के पहले सिद्धांत उस न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए जिसने यह निर्णय सुनाया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यायालय का और समाज दोनों का मानना है कि इस तरह के अपराधों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु गुजरात सरकार का निर्णय तो इस भावना के ठीक विपरीत ही है। वरिष्ठ अधिवक्ता रेवेका जोन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देने में गलती की है कि गुजरात सरकार के पास इस मामले में माफ़ी देने का अधिकार है। सन 2015 के एक निर्णय के अनुसार माफ़ी का निर्णय वही राज्य कर सकता है जहां सज़ा सुनाई गई हो। वैसे भी गुजरात सरकार को निर्णय अपनी सन 2014 की नीति के अनुसार सुनना था, क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत की आधी आबादी आज जिस मानसिक संताप से जूझ रही है वे कल्पनातीत है। उन महिलाओं के मानसिक त्रास की कल्पना कीजिए जिन्हें बलात्कारियों को तिलक लगाना पड़ रहा है। महात्मा गांधी कहते हैं, कल्पना कीजिए एक ऐसी बहन हो जिसे एक भी अक्षर नहीं आता है, कहकर भी नहीं जानती, फिर भी वे अपने काम में मग्न रहती है। जो अपना ना हो ऐसे घास के तिनके को भी हाथ नहीं लगाती, सपन में भी चोरी नहीं करती। उससे पूछो भागवत क्या है तो वे तुम्हारा मुंह ताकने लगेगी, लेकिन सब पर ऐसा प्रेम भाव रखती है मानो साक्षात जगदम्बा हो। बिल्किस गांधी की वही बहन है। वह कानून का भी नहीं जानती थी, लेकिन खूब लड़ी और जीती। बिल्किस बानो अपनी लड़ाई जीत चुकी है, परंतु उसे बलात्कार करने वालों और हत्यारों को मिली माफ़ी हमारी यानी भारतीय समाज की आज़ादी के बाद की एक बड़ी हार है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मिली यह माफ़ी इस कुकृत्य की गंभीरता को कई गुना कर देती है।
ज़रूरत इस बात की है कि बिल्किस बानो की लड़ाई भारत के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई बन सके। यह एक कठिन कार्य है। डरा हुआ समाज हमेशा प्रतिक्रियावादी होता है, लेकिन वह अनंत अपने डर का अतिक्रमण भी करता है। संविधान को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। धूमिल लिखते हैं, वह बहुत पहले की बात है जब कहीं निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी, सारा नगर चौंक पड़ता था। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। हम सबको खुद को बिल्किस समझना होगा, साथ ही उसकी यातना में एक शब्द अपना भी जोड़ना होगा।